सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 नीलकंठ का पृष्ठ संख्या 108, 109 और 110 का पुस्तक पठन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा जी हैं, जिनका जीवन परिचय पहले हम जानेंगे। तो इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती थी। इनका जन्म 28 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेमरानी था, जो कि ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखती थी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। ये एक समाज सुधारक भी थी। साहित्य व संगीत में निपुण होने के साथ साथ चित्रकारी में भी ये कुशल थी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय हमने जाना। तो अब हम पुस्तक पठन शुरू करते हैं। पुस्तक पठन शुरू करने से पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कठिन शब्द नंबर 1 है संकीर्ण। नंबर 2 आश्वस्त। नंबर 3 आविर्भूत। नंबर 3 आविर्भूत। नंबर 4 उद्दीप्त। नंबर 5 कुतूहल। नंबर 6 मुनासिब। नंबर 7 गुप्तवास। नंबर 8 नवागंतुक। नंबर 8 नवागंतुक। आगे शब्दार्थ इस प्रकार है। नंबर 1 अनुसरण। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। नंबर 2 संकीर्ण, छोटा। नंबर 3 मुंजी, कंजूस। नंबर 4 आविर्भूत, प्रकट होना। नंबर 5 मार्जारी, बिल्ली। नंबर 6 कुतूहल, आश्चर्य। नंबर 7 उद्दीप्त, दमक रहे। नंबर 8 कायाकल्प। कायाकल्प का अर्थ है रूप परिवर्तन। नंबर 9 आलेखन, लिखावट। नंबर 10 गरिमा, श्रेष्ठता। तो पुस्तक पठन शुरू करते हैं। आप सब अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे और मेरे साथ साथ अध्ययन करेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि एक चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो इस पैराग्राफ में लेखिका ने ये बताया है कि एक बार वो रास्ते में जा रही थी किसी अतिथि को मिलने स्टेशन पर। तो उसको जानवरों को पालने का बहुत शौक था।
तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान है जहाँ पर रास्ते में ही आती है, तो वहाँ जब भी वो जाती है तो कोई ना कोई जानवर पालने के लिए ले ही आती थी। तो एक बार वहाँ से जा रही थी तो सड़क पर आकर ड्राइवर को उसने रुकने का संकेत किया और कहा कि यहाँ रुको, और उसने आकर मोर के बच्चों के बारे में पूछा। तो क्योंकि वो दुकानदार जो था वो भी जो व्यवसायिक होते हैं वो तो अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, उन्होंने लेखिका को देखकर कहा कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों को पूछा था, तो इस बार मैं शंकरगढ़ से मैंने 2 मोर और मोरनी का एक जोड़ा मंगवाया है। तो मोर के पंजों से वो क्या कह रहा है, दुकानदार कहता है कि मोर के पंजों से दवा बनती है, मेरे से कई जने खरीदने आए है ना, पर लेकिन मेरे मन में भी दिल है ना, यानी इंसान में उसको ये था कि उसको मारकर इसकी दवा बनाएंगे ना, तो उसने ये बात और कही लेखिका को कि मेरे मन में भी दिल है, यानी इंसान का दिल है, मारने के लिए मैं इस चिड़ियों को या इस मोर के बच्चों को कैसे छोड़ देता। तो मैंने उनको टाल दिया, टाल कर मैंने क्या कहा कि मेरे से गुरुजी ने मंगवाए हैं। तो वो कह रहा है दुकानदार कि ये व्यवसाय ही ऐसा है, कमबख्त मतलब बेकार है व्यवसाय, मतलब जिसमें क्या होता है जानवरों को पकड़ो पकड़ो यानी पकड़ो और मार दो, है ना। तो उसने ये बेचने के लिए ये बात कही लेखिका को कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे मन में भी दिल है। जब उन्होंने मोर के पंखों से दवा बनने के लिए कहा तो मुझे ऐसा लगा इसको मारेंगे, तो मैंने उनको टाल दिया। आगे है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। इस पैराग्राफ में लेखिका ने ये कहा कि जो बड़े मियाँ किसके लिए आया है, जो दुकानदार है उसके लिए बड़े मियाँ शब्द आया है। तो उसकी भाषण तूफान मेल का मतलब यहाँ आया है कि वो लगातार बोलता ही रहता है। अब जो व्यवसाय करता है, जो अपना बिजनेस चलाता है, वो तो बोलेगा ही अपनी चीज़ के बारे में ना, बेचने के लिए। तो जहाँ उसको रोक दो वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। लेखिका ने उसकी तुलना किससे की, एक तूफान मेल मतलब एक गाड़ी से की, तूफान मेल गाड़ी से, और जहाँ पर उसको रोका जाता है यानी बोलते हुए को रोक दिया जाए वो उसका स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होकर उसने उसको रोका कि ये रुकेगा ही नहीं, अब बोलता ही रहेगा दुकानदार। उसने रोका और बोला कि कहाँ है मोर के बच्चे। तो बड़े मियाँ ने संकेत किया हाथ का, तो उनके पीछे चलते हुए, उन्हें अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना, यानी उसके पीछे मतलब संकेत की ओर उसने इशारा किया, जैसे उसके पीछे देखा मतलब उस संकेत की तरफ देखा, तो उसकी दृष्टि कहाँ पहुँचती है, एक पिंजरे पर पहुँचती है जिसमें 2 तितरों के समान 2 बच्चे होते हैं, जिसमें मोर और मोरनी किसके समान लग रहे थे, तितरों के समान। तो पिंजरा संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब बहुत छोटा था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी फ्रेम में मोर और मोरनी को जड़ाओ। ठीक है, फिल्म की एक फ्रेम में पिक्चर जैसे लगाते हैं ना, मतलब छोटी सी, मतलब छोटा सा होता है फ्रेम, है ना। तो संकीर्ण था, इतना सकरा था, यानी वहाँ हिल डुल नहीं सकते थे, ऐसे लगता था कि एक चित्र दिख रहा है जैसे। आगे है, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, तस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। तो यहाँ लेखिका ये कह रही है कि जैसे ही मैं उनका निरीक्षण कर रही थी, किसका, मोर और मोरनी का, पिंजरे में उनको देख रही थी, तो उसकी भाषण मेल तैयार थी, मतलब वो बोले ही जा रहा था बेचने के लिए ना। भाषण मेल का मतलब यही है कि वो लगातार बोले ही जा रहा था। क्या कह रहा था, ईमान कसम यानी भगवान की कसम है, मतलब ईमान कसम कि यानी ये जो जोड़ा है मैंने चिड़ी मार से कितने में खरीदा, 30 रुपये लिए। उसको 12 कहा था लेकिन वो मानना नहीं है ना, तो सिर्फ मैंने आपको सोचते हुए मैंने उसको ले लिया, लेकिन वो जो है जिसने दिए मुझे वो बड़ा ही मुंजी है, वो भला क्यों मानने को तैयार था ना। अछता पछता कर मैंने उसको खरीद लिया। अब जो आप मुनासिब समझे, मुनासिब का मतलब ठीक समझे, जो आप इसके ठीक समझे मुझे दे दीजिए। फिर भी साथ साथ बोल रहा है कि चिड़ी मार के नाम के 30 रुपये और 5 बड़े मियाँ के नाम के यानी मेरे, है ना। तो इस प्रकार से उसने उसको खरीदा और अपने कार में रखा पिंजरे को,
और ऐसे लग रहा था जैसे वो पिंजरा जीवित हो गया, अर्थात वहाँ से मोर मोरनी छूटकर खुश हो गए हैं और उड़ने को तैयार हो गए हैं, ऐसा लग रहा। आगे है, घर पहुंचने पर सब कहने लगे तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। लेखिका को सबने क्या कहा कि आपको ठग लिया है इतने पैसे में, ये तितर है, मोर नहीं है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। जैसे उनको घर के लोगों ने ये कहा कि ये तितर है, मोर नहीं है, तुम्हें ठग लिया है, तो लेखिका को क्या हुआ, अप्रसन्न हो गई, निराश हो गई, और उसने फिर यही बात बोली घर पर कि क्या मोर के सुरखाब के पर रहते हैं क्या, है ना। उसको चिढ़ हो गई कि लोग उसको ये कह रहे हैं घर के कि ये तितर है। तो उसने कहा, है तो ये पक्षी ही ना, तो पक्षियों के प्रति जो मन में मतलब प्यार होता है वही होगा ना। तो उसने इतनी बात सुनकर उसने ये बोला कि है तो ये पक्षी ही। तो इस प्रकार से उसने उनको मतलब उसकी देखभाल की। पहले अपने पढ़ने के लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका ने क्या किया, उन दोनों मोर मोरनी के जोड़े को कहाँ ले गई, वो अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई और वहाँ पर उनके लिए कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बनाकर रखी, साथ में पानी भी रखा। और चूहेदानी, दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकल कमरे में बाहर आ गया। ऐसे लग रहा था वो पिंजरे से छूटकर, चूहेदानी उस पिंजरे के लिए ही आया है, उससे छूटकर ऐसे कमरे में खो गए, यानी इधर उधर उछल कूद करने लगे, है ना। कभी वो मेज के नीचे जा रहे हैं, कभी वो अलमारी के पीछे जा रहे हैं। इस प्रकार से लुक्का छुपी, है ना, लुकने और छुपने का काम मतलब खेल खेल रहे हो जैसे। और उन्होंने जो उनकी कागजों की जो टोकरी थी, रद्दी की टोकरी, उसमें अपने बसेरा यानी अपने रहने का स्थान बना लिया। आगे 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। देखो, गुप्तवास मतलब लुका छुपी, मतलब छुप कर, किसी को पता नहीं लगता था वो कहाँ पर है ना, जैसे छुप जाते हैं ना जानवर जब किसी को देख लेते हैं ना, तो इस प्रकार से वो इधर उधर गुप्तवास यानी छुप कर रहने लगे। और रात के समय वो जो उसकी टोकरी थी रद्दी की, उसमें आकर बैठ जाते। प्रकट होना मतलब आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। इस प्रकार से जैसे जैसे पक्षी खुल जाता है ना, जब रोज किसी को देखता है तो वो उड़ने, डरना बंद हो जाता है उसका ना। इस प्रकार से वो भी आश्वस्त हो गए, यानी उनको कोई डर नहीं था, है ना। बिना डर के वो कभी मेज पर जा रहे हैं, कभी कुर्सी पर, कभी लेखिका के पास आकर भी प्रकट हो जाते हैं। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। देखो, उनके जो चिड़ियाघर बना हुआ था जिसमें और भी पक्षी उसने रखे हुए थे लेखिका ने, वहाँ एक चित्रा नाम की बिल्ली रहती थी, जो कि किसी भी नए नवागंतुक मतलब होता है नए मेहमान को, जो कोई नया जानवर वहाँ आता तो उसको एक बार देख कर उसको मतलब उसके पीछे लग जाती थी, क्रोधित होती थी उस पर, यानी उसको खाने को पड़ती थी ना। तो इसलिए वो अपने कमरे का दरवाज़ा लेखिका बंद रखती थी ताकि वो उनको कोई चोट न पहुँचाए। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमाननी मार्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। देखो, लेखिका के कमरे में जब वो रह रहे हैं तो बिल्ली उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उनको देखेगी तो गुस्सा करेगी, अर्थात उनको जैसे उनको खुला छोड़ा जाएगा तो उन पर आक्रमण कर देगी, है ना, कि वो लेखिका के साथ रह रहे हैं अंदर, है ना। तो इस प्रकार से जानवर भी जान जाते हैं कि किन को लेखिका ने अंदर रख रखा है और बाकी सब बाहर, है ना। तो इस प्रकार से वह चूहों पर तो आक्रमण नहीं करती थी अब, क्योंकि वो उसके पास हमेशा रहते थे अब, है ना। जहाँ पर हम इकट्ठे रहते हैं वहाँ पर प्यार बन जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से जानवर भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो बिल्ली अब चूहों को पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन ये नए थे, नए होने के कारण माजारी बिल्ली के लिए यह असहनीय था, यानी वो असहनीय का मतलब यानी वो उन पर आक्रमण कर सकती थी उनको अगर खुला छोड़ दिया जाता तो। इसलिए लेखिका ने उन्हें अपने कमरे में बंद रखा था कुछ दिन के लिए। आगे
जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास है। यानी जो उसने चिड़ियाघर बना रखा था बाहर, जिसमें और पंच जानवर रखे हुए थे, तो जब उसने देखा कि कमरे की हालत बुरी हो गई, या कायाकल्प मतलब कमरे का रूप परिवर्तन हो गया, यानी कबाड़ बना दिया कमरे को उन्होंने उछल कूद कर करके, तब उन्होंने सोचा कि इसको अब चिड़ियाघर में इनको छोड़ देना चाहिए। फिर उसने उसको जहाँ पर कि सभी जानवरों का सामान्य निवास है, यानी सभी जानवर रहते हैं, तब उसने उनको वहाँ पहुँचाने की सोची और वहाँ पर उसको पहुँचा भी दिया जालीघर में। ठीक है। दोनों नवागंतुकों ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब वो उस चिड़ियाघर में गए तो सबसे पहले सब जानवरों को, दूसरों को क्या लगा, जैसे एक नई दुल्हन घर में आती है तो खुशियाँ हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से ये नए जानवर जब उस सामान्य निवास में पहुँचे, चिड़ियाघर में पहुँचे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नववधु आ गई हो, है ना। कौतूहल मतलब होता है शोर। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। ठीक है, कबूतर क्या करने, लक्का कबूतर का नाम बताया, नाचना छोड़ दिया उन्होंने और दौड़ पड़े उनको देखने के लिए। उनके चारों ओर घूम घूम कर घुटरगू की रागनी अलापने लगे। अलापने का मतलब होता है गाने लगे। कबूतर क्या गाता है, गुटरगू करता है ना। जब उन्होंने उनको देखा तो वो गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और जो उस जानवरों का सभासद था खरगोश, वो भी वहाँ बैठकर उनका निरीक्षण, यानी उन मोर और मोरनिका की जांच करने लगे। निरीक्षण मतलब होता है जांच करना। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों उछल कूद मचाने लगे। और ऊंट की गेंद जैसे खरगोश के लिए आया, क्योंकि उसके ऊपर ऊन जैसे बाल होते हैं खरगोश, इसलिए उसको ऊन की गेंद जैसा कहा गया। तो वो भी उनके आसपास उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। और उनके पास जो तोते भी थे उस जालीघर में, वो भी एक आंख बंद करके उनकी जांच करने लगे। परीक्षण का अर्थ भी होता है जांचना। उनको देखने लगे और परीक्षण करने लगे उनका। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका क्या कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया, क्योंकि सभी जानवर उसको उनको देखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई गुटरगू कर रहा है ना, कोई उनका निरीक्षण कर रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है ना। इस प्रकार से कौतूहल सा मच गया उस चिड़ियाघर। आगे है, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उनका रूप परिवर्तन हो गया। कायाकल्प मतलब रूप परिवर्तन, वो बहुत सुंदर हो गए, रंगीन। जैसे मोर के सिर की कलंगी और सग ऊंची और तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बक्की मोर पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रणी की नीलाभ धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। अब मोर का कैसा रंग रूप हो गया वो बताया यहाँ पर, कि उसके सर पर कलंगी थी, है ना, चमकीली थी और ऊंची भी थी। और उसकी जो चोंच थी वो बक्की मोर पैनी यानी तीखी भी हो गई थी और बड़ी भी हो गई थी। आंखों में नीली आंखें, है ना, में चमकने लगी। धुती मतलब झलकने लगी, चमक, नीली चमक चमकने लगी। लंबी नीली हरित ग्रीवा, लंबी और नीली गर्दन भी। धूप छाई तरंगे जैसे इंद्रधनुष के समान धूप छाव में रंग बदलते हैं इंद्रधनुष में, ठीक उसी प्रकार से उसका रंग बिरंगी जो ग्रीवा थी, हरी ग्रीवा चमकने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट, और उनके पंख जो थे स्लेटी और सफ़ेद स्पष्ट होने लगे, दिखने लगे, क्योंकि वो जैसे वो बड़े हुए मोर मोरनी, तो इस प्रकार से उनका रूप परिवर्तन बताया गया यहाँ पर। पूंछ लंबी हो गई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। उद्दीप्त होना मतलब दमकने लगे या चमकने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। रंजित का मतलब होता है रंग देना। अब देखो मोर के पंख कैसे होते हैं, आपको पता है, ये भद्दे होते हैं ना, गंदे होते हैं। बाकी सारा मोर बहुत सुंदर होता है, और जो उसके पंख हैं वो थोड़े, वो पैर जो हैं वो थोड़े भद्दे होते हैं। तो इस प्रकार से उसके पैरों ने थोड़ा सा उनको रंजित कर दिया, उसकी श्रेष्ठता को। गरिमा मतलब श्रेष्ठता। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता और सौंदर्य था।
उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यहाँ पर ये बताया है कि मोर जो है उसकी गर्दन जो ऊंची हो जाती है, ऊंची करके देखता था और नीची गर्दन को करके दाना चुगता था, पानी पीता था और टेढ़ी आंख करके वो शब्द सुनता था, अर्थात गीत सुनता था, मधुर आवाज सुनता था और नाचता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारनी होने का प्रमाण देने लगी। यहाँ पर ये बताया है कि मोरनी जो है वो मोर के समान सुंदर तो नहीं थी, चमत्कारी तो नहीं थी, परंतु उसकी गर्दन भी धूप छाई लंबी गर्दन थी, है ना, कलंगी थी सिर पर, पंख जो थे काले और सफ़ेद थे, और वह सहचारनी के रूप में, सहचारनी का मतलब होता है छाया के समान उसके साथ रहती, प्रमाण मतलब सबूत, वह भी मोर के साथ रहकर मतलब एक सहचारनी, एक साथ निभाने वाली पत्नी के रूप में वह उसका सबूत देने लगी, अर्थात वह छाया के समान उसके साथ रहती थी। तो आज इस पुस्तक पठन जो आज हमने किया उसको घर पर पढ़कर देखना है और होमवर्क पूरा करना है अपना। शब्दार्थ, कठिन शब्द और रचनात्मक व्यक्ति। धन्यवाद।